वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद पे मैं आरपी मिश्रा दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। तो आइए गाइज शुरू करते हैं आज के इस धुआंधार सेशन को। रोज की तरह कुछ फिर से धुआंधार क्वेश्चन दोस्तों, जिसके लिए आप फिर से कहेंगे यस व्हाट्स अ गुड कलेक्शन। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस धुआंधार सेशन की। पहला क्वेश्चन दोस्तों, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। शास्त्रीय अनुबंधन में एक बार देखेंगे, पावलाव द्वारा दिए गए मूल एवं कृत्रिम, इट शुड बी कृत्रिम उद्दीपक के मध्य क्या अंतराल था गाइज, बताएंगे। पावलाव द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन में दिए गए मूल मतलब स्वाभाविक उद्दीपक तथा अनुबंधिक उद्दीपक के बीच में जो अंतराल था वो कितने का था दोस्तों? 10 सेकंड का था, 7 सेकंड का था, 5 सेकंड का था, 8 सेकंड का था दोस्तों, बताएंगे। चलिए दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, सभी को दोस्तों शुभ संध्या। और चलेंगे दोस्तों इस सेशन को रोज की तरह धुआंधार क्वेश्चंस के साथ आज फिर जारी रखेंगे। और मुझे यकीन है गाइस, हमने एक स्पीड पकड़ ली है, वी हैव गॉट अ राइट लेंथ, हमें एक लेंथ मिल गई है। तो एक बार शुरू करते हैं दोस्तों। तो जरूर गाइस आप सबके उत्तर आने शुरू हो गए हैं, थैंक यू। आइए, शास्त्रीय अनुबंध देखिए गाइस, सिंपल सी बात क्या है, हम सब जानते गाइज, हम सब जानते हैं क्या कि भैया वही बात है यार, घंटी सुबह 6 बजे बजाए हो और भोजन दे रहे हो शाम को 6 बजे। कुत्ता गधा थोड़ी है यार, घंटी की आवाज पे लार टपकाएगा, वो सीधा भोजन का वेट करेगा, जब भोजन आएगा तो मैं लार टपकाऊंगा दोस्तों। सिंपल सा मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि भोजन का सहारा लेकर घंटी पे लार टपकाई जाए तो आपको घंटी और भोजन के बीच कम से कम अंतराल रखना पड़ेगा। दैट शुड बी अ वेरी स्मॉल गैप, आई थिंक इट शुड बी स्मॉलेस्ट इम्पैक्ट, छोटे से छोटा गैप। दोस्तों जैसा आप जानते हैं, मैंने आपको एक शब्द लिखवाया है नोट्स में दोस्तों, सब लोगों को लिखवाया है, आदर्श अंतराल। मैंने आपको क्या बताया है? आदर्श अंतराल। क्या? CS और UCS के बीच जो अंतराल दोस्तों कम रहेगा तभी मजबूत हो पाएगा क्या? अनुबंधन। एक बार यस करें, हाँ सर हम समझ गए हैं। कम रहेगा तभी मजबूत होगा अनुबंधन, ज्यादा होगा तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। और दोस्तों पावलाव ने, जैसा आप में से बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया है, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। दोस्तों ज्यादा आप सभी जानते हैं, इसके लिए आपको पावलाव, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, इसके लिए हमें पावलाव की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। सिंपल सी बात है कि अगर घंटी और भोजन के बीच गैप बड़ा होता जाएगा तो कुत्ते का कंफ्यूजन भी बढ़ता जाएगा। इसलिए द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से पशु मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों? निम्न में से किसको हम एनिमल साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं? थॉर्नडाइक, स्किनर, चॉलमैन, बेंडोरा। आइए शुरू करते हैं। पशु मनोवैज्ञानिक दोस्तों कौन है? आइए देखते हैं। यस, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, चॉलमैन है, बेंडोरा है दोस्तों। आइए तो कौन है पशु मनोवैज्ञानिक दोस्तों? यस, थॉर्नडाइक, स्किनर, चॉलमैन, बेंडोरा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बहुत दोस्तों ऐसा, जैसे आप बिल्ली के लिए जानते हैं और कई जानवरों पर दोस्तों, बिल्ली, कुत्ते, मछलियां, बहुत सारे जीवों पर, जानवरों पर प्रयोग किया किसने? हमारे, आप सभी जानते हैं दोस्तों, इशारा आप समझ गए होंगे, थॉर्नडाइक ने। और उन्होंने एक महान पुस्तक लिखी दोस्तों, जो उनकी PhD की थेसिस भी थी। और दोस्तों उस बुक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। बुक का नाम क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस। दोस्तों हम सभी जानते हैं इस बुक का नाम था, ये PhD की उनकी थेसिस भी थी, इसी मुद्दे पे वो रिसर्च कर रहे थे। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी A फॉर अमेरिका। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है A फॉर अमेरिका। आई इसको यस, आई शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। संकेतवादी या चिन्हवादी अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था गाइस? संकेतवादी या चिन्हवादी अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, चॉलमैन ने या बेंडोरा ने। संकेतवादी अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आइए हो जाए यस, संकेतवादी अधिगम का सिद्धांत किसने दिया गाइज? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, चिन्ह अधिगम, साइन लर्निंग। अभी दोस्तों बहुत जगहों पर इस सेशन में इस सिद्धांत को
बहुत ही विस्तार से लिया गया है, मैंने बहुत विस्तार से इसे पढ़ाया है। और आज भी दोस्तों, आज भी कुछ क्लासेज में मैं इसे पढ़ा रहा था, तो मुझे यकीन है कि मेरे दोस्तों कैरियर सुपर टीटी बैच के शाम के स्टूडेंट अगर वो लाइव है तो दोस्तों वो जरूर देख रहे होंगे इसको। तो हम सभी जानते हैं संकेत अधिगम या चिन्ह अधिगम के जनक हैं। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है किसने? महान एडवर्ड सी टॉलमैन ने। क्या उन्होंने कहा? हमारा अधिगम दोस्तों धो डाला किसको? आर को। और दोस्तों इसलिए उनका सिद्धांत एस एस सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों आपने आर आर एस आर सिद्धांत पढ़ा, आर एस पढ़ा। दोस्तों हमारे टॉलमैन ने क्या कहा? टॉलमैन ने कहा कि हम चिन्ह से चिन्ह सीखते हैं, स्थान से स्थान, इसलिए इसको स्थान अधिगम भी कहते हैं। इस दौरान अनुक्रिया नहीं मायने रखती, इसलिए उन्होंने कहा उद्दीपक से उद्दीपक। आपको इलाहाबाद से लखनऊ जाना है, आप किस रास्ते से जाने की अनुक्रिया करते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप इलाहाबाद से दोस्तों लखनऊ पहुंच पाए, इसलिए इसे स्थान अधिगम कहते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज गाइस व्हाट? टॉलमैन। सी इज द राइट आंसर। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी। लेट्स गो, आइए शुरू करते हैं। यस आई टॉलमैन। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान, बड़ा ही फेमस कोटेशन दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने वाले अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। दोस्तों ऐसे कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, क्रो एंड क्रो ने, जेम्स ड्राइवर ने। आइए शुरू करते हैं। यस, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या है। यह परिभाषा किसने दी है गाइस? आई ओके, आई ओके, लेट्स गो। दोस्तों हम सभी जानते हैं यह परिभाषा का बड़ा फेमस परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने का अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। दोस्तों पूरी परिभाषा ऐसी है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी क्रो एंड क्रो। तो यह परिभाषा किसने दी है? यह बड़ी फेमस परिभाषा है दोस्तों एजुकेशन साइकोलॉजी की, और यह किसने दिया है? क्रो एंड क्रो ने। आइए एक बार आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान के, बड़ा ही फेमस कोटेशन है दोस्तों, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का, बड़ा ही फेमस कोटेशन दोस्तों, फिर से शिक्षा मनोविज्ञान की एक दमदार परिभाषा। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा में उपयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह किसने कहा है दोस्तों? अरस्तु ने, महात्मा गांधी ने, कॉल्सनिक ने, या फिर कहा है आईए गेट्स ने। लेट्स गो, आइए शुरू करते हैं। यस, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा में उपयोग क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। आई दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यह महान परिभाषा है किसकी? कॉल्सनिक की। गाइज किसकी? महात्मा गांधी नो, अरस्तु नो, दोस्तों उसमें शिक्षा मनोविज्ञान था ही नहीं। गेट्स नो, द राइट आंसर इज कॉल्सनिक। दोस्तों बहुत ही फेमस कोटेशन है ये भी, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं इसे आप पॉइंट वाइज लिखे दोस्तों, इसको पॉइंट वाइज आप लिखें। आइए क्वेश्चन नंबर 6, आइए प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है गाइज? बताएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए विलियम गुड की, वुंट की, विलियम जेम्स की, वॉटसन की, गुडनाव की। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यस, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसकी रचना है? ऑप्शन ए विलियम गुड की, विलियम जेम्स की, वॉटसन की, या गुडनाव की। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यस, तो हम सभी जानते हैं गाइज, ऑल ऑफ अस नो कि यह पुस्तक का बड़ा महत्व है। दोस्तों मैंने आपको कई बार पढ़ाया पिछली प्रैक्टिस में, और आपके उत्तरों को दोस्तों लगातार देखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स गो थ्रू योर आंसर। आइए दोस्तों आपके उत्तर को देखते हैं। यस, लेट्स गो। यस, गोइंग टू हैव अ लुक ऑन योर आंसर्स। यस,
बिल्कुल। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यस, ओके, यस, यस। तो हम सभी जानते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी को मनोविज्ञान की पहली ऑथेंटिक बुक मानी जाती है दोस्तों, फर्स्ट ऑथेंटिक बुक ऑफ साइकोलॉजी। इसके पहले दोस्तों इस तरह की कोई किताब नहीं रही, और इसके राइटर है दोस्तों विलियम जेम्स, द फादर ऑफ साइकोलॉजी। इसलिए दोस्तों इसको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इस किताब ने दोस्तों बहुत ज्यादा पॉपुलर किया किसको, विलियम जेम्स को। और लोग दोस्तों पहली बार बोलते हैं कि एक मनोविज्ञान की सामाजिक समझ देने का प्रयास इस बुक ने पहली बार किया था। इसलिए दोस्तों जनक मानते हैं हम जेम्स को किसको, शिक्षा मनोविज्ञान का नहीं दोस्तों बल्कि मनोविज्ञान का। एंड दिस इज बुक ऑफ विलियम जेम्स। दोस्तों यह पुस्तक किसकी है, विलियम जेम्स की। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय कहाँ हुआ दोस्तों। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का उत्पत्ति देश कौन सा है, फ्रॉम वेयर और फ्रॉम विच कंट्री गेस्टाल्टिज्म डेवलप्ड, कहाँ से डेवलप हुई दोस्तों, जर्मनी, जापान, अमेरिका, फ्रांस। आइए देखते हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय कहाँ से हुआ गाइस। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, गेस्टाल्टवाद। दोस्तों हम जानते हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। सही उत्तर की दोस्तों तलाश कर रहा हूँ। आइए देखते हैं आपसे दोस्तों एक उत्तर की, धुआंधार उत्तर की उम्मीद है। तो चलिए एक बार देखते हैं। यस, आइए, यस, लेट्स गो। यस, और हम सभी जानते हैं दोस्तों गेस्टाल्टवाद की नींव 1912 में रखी गई, और यह रखी गई किसके द्वारा, मैक्स वर्दाइमर द्वारा, मैक्स वर्दीमर, वॉट एवर यू प्रोनाउंस गाइज, एंड ही वॉज द मैन फ्रॉम जर्मनी। तो गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ कहां से दोस्तों, गेस्टाल्टवाद ओरिजिनेटेड एंड इट गॉट डेवलप्ड इन जर्मनी। दोस्तों कई कई दोस्तों ये अजीब बात है, जर्मनी से दोस्तों काफी चीजें साइकोलॉजी में आई। जैसे गेस्टाल्टवाद का उदय जर्मनी में हुआ गाइज, संरचनावाद बुंट जर्मनी में हुआ, लेविन, बहुत सारे लोगों ने दोस्तों, काफी जर्मनी ने काफी योगदान दिया है साइकोलॉजी में। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। यस, लेट्स गो। आइए चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मनोविज्ञान के प्रकार्यवादी, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मानव मन के या मानव चेतना के प्रकार्यवादी उपागम का विकास किसने कहा किया दोस्तों, सब लिखवाया हुआ है। तो मानव चेतना के प्रकार्यवादी उपागम का विकास किसने किया, ऑप्शन ए विलियम जेम्स, विलियम गुड, फ्रायड, स्किनर। लेट्स गो, शुरू करते हैं। यस, ओके, यस, बिल्कुल दोस्तों। आज हमें गाइज 5000 का टारगेट रिसीव दोस्तों अचीव करना है। आज एकदम शेयर करिए और अच्छे से एक बार देखेंगे मानव मन के प्रकार्यवादी उपागम का विकास किसने किया दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि वुंट ने चेतना के संरचना पर अध्ययन किया गाइज, दैट्स वाई वुंट के संप्रदाय को हम क्या बोलते हैं, संरचनावाद, इट्स कॉल्ड संरचनावाद दोस्तों। उसके बाद जेम्स की एंट्री हुई, उन्होंने कहा बेवकूफ लोगों, जब चेतना दिखाई ही नहीं पड़ती तो चेतना के अंग क्यों बता रहे हो। उन्होंने कहा चेतना का अंग नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि चेतना कैसे करती है कार्य, चेतना कैसे कार्य करती है। इसलिए दोस्तों जेम्स के संप्रदाय को कार्य, क्या क्या उनका पासवर्ड है दोस्तों, हमने कई बार पढ़ा है, उनका पासवर्ड है चेतना के कार्य। इसलिए दोस्तों इस सिद्धांत को हम एक नाम से जानते हैं, इट्स कॉल्ड प्रकार्यवाद, इट्स कॉल्ड प्रकार्यवाद, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनलिज्म। इट्स कॉल्ड व्हाट, फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी विलियम जेम्स अगेन। यस, विलियम जेम्स इज द राइट आंसर। इसको ऐसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक माँ, बहुत बढ़िया गाइज, बहुत बढ़िया, एक मजेदार क्वेश्चन। एक माँ अपने मरे हुए बच्चे के खिलौने को देखकर बार बार रोती है, यह समायोजन की कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रही है, पुष्टिकरण, प्रतिगमन, तदात्मीकरण, समन।
तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। एक माँ अपने मरे हुए बच्चे के खिलौने को देखकर बार बार रोती है, वह समायोजन की कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रही है दोस्तों? आइए देखते हैं। तो गाइज यह कोई अंगूर खट्टे हैं, आप जान सकते हैं यह अंगूर खट्टे हैं का मामला नहीं है दोस्तों, और न ही वह छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही है दोस्तों। दुख होता है सभी, किसी की संतान मर जाएगी तो रोना ही कोई बचपन वाली बात नहीं गाइज। तदात्मीकरण, यहां पहचान निर्माण कोई फेंकने वाली बात नहीं चल रही है दोस्तों। इसे कहते हैं खुद को रोक करके एक दिलासा देना, शांति देना, इसे समन कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? समन। खुद को रोक करके बेचारी दिलासा देती है। समन मीन्स होता है शांत करना दोस्तों। अग्नि समन दल आपने सुना होगा, फायर ब्रिगेड को। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? समन। शुरू करते हैं। यस आई, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आई। निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानते हैं दोस्तों? आप देख सकते हैं, आपको परिभाषा लिखाई है। मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों कि आप इसका उत्तर मुझे दे, बहुत अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। यस आई, यस, ओके ओके। निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानते हैं? ऑप्शन ए विलियम स्टर्न, बी टर्मन, विलियम मैकडूगल, स्पीयरमैन। दोस्तों हम सभी जानते हैं, अगर आप परिभाषा देखेंगे किसकी, स्टर्न की, तो दोस्तों स्टर्न ने कहा है कि बुद्धि नवीन समस्याओं में समायोजन की योग्यता है। क्या कह रहे हैं? बुद्धि नवीन समस्याओं में समायोजन की योग्यता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी विलियम स्टर्न। सही उत्तर है क्या दोस्तों? सही उत्तर है विलियम स्टर्न। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का विशिष्ट कारक, उसे दोस्तों आप बोल सकते हो क्या? एस कारक। आइए एक बार देखते हैं। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का एस कारक क्या होता है? जन्मजात होता है, अर्जित होता है, सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाई जाती है, उपरोक्त सभी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का एस कारक क्या होता है गाइज? जन्मजात होता है, अर्जित किया जा सकता है, सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों एक बार शुरू करते हैं, क्या है सही? तो हम सभी जानते गाइज सही उत्तर क्या है, और सही उत्तर गाइज वास्तव में ये है क्या कि हम सभी जानते हैं जन्मजात होता है दोस्तों। बुद्धि के जी कारक जन्मजात होते हैं। क्या? ग्रहण शक्ति सभी में पाई जाती है दोस्तों, तर्क शक्ति सभी में पाई जाती है, समस्या समाधान सभी में पाया जाता है, थोड़ी मोड़ी सृजनात्मकता सभी में पाई जाती है। यह जन्मजात होती है, कोई इसे वातावरण से अर्जित नहीं करता दोस्तों। पेंटर होना, वकील होना, डॉक्टर होना, यह एस कारक है गाइज। किसी की व्यावसायिक योग्यता, कोई अच्छा मिस्त्री है, कोई अच्छा मोबाइल फोन रिपेयर करता है, कोई अच्छा गाना गाता है, यह जन्म से नहीं हो सकता गाइज, इसे वातावरण द्वारा अर्जित किया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा यह हर बंदे में खास होता है। इसलिए ऐसे कारक को हम क्या कहेंगे? ऐसे कारक को हम अर्जित कारक। अर्जन क्यों? क्योंकि आप हम सभी जानते गाइज, वाता अर्जन का मतलब ही होता है कि जो जन्मजात नहीं हो बल्कि वातावरण से सीखा गया है, इसलिए इसे अर्जित कारक कहते हैं। सो द राइट आंसर इज गाइज बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों सही उत्तर क्या है? बी फॉर बॉम्बे। आइए क्वेश्चन नंबर 12। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है दोस्तों? यह कोटेशन मैंने कई एग्जाम में देखा है दोस्तों, इसको मैंने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ले लिया है। किसने चरित्र को आदतों का पुंज माना है? ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी माइकल ने, ऑप्शन सी बाउले ने, ऑप्शन डी सैमुअल स्माइल ने। आइए, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? यस, आइए एक बार देखते हैं। हम सभी जानते गए, ये बड़ा ही फेमस कोटेशन है, चरित्र को आदतों का पुंज। हाँ दोस्तों, एक कलेक्शन, एक प्रकाश, एक समूह, अच्छी आदतों का एक समूह ही एक आदमी का चरित्र होता है गाइज। यह बड़ा फेमस कोटेशन है सैमुअल स्माइल का गाइज। किसका? सैमुअल स्माइल का। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। मनोविज्ञानी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा दोस्तों, एक बार देखेंगे। मनोविज्ञानी गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष की आयु में ही हो जाता है? बड़ा मजेदार क्वेश्चन। ये दोस्तों डेफिनेशन लिखाई गई है, इसलिए मैं चाहूंगा आप इसका उत्तर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मनोवैज्ञानिक गुडेनफ के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग सिर्फ शुरू के 3 वर्ष में डेवलप हो जाता है? 1/4 भाग, 1/3 भाग, 1/2 भाग या 3/4 भाग? गाइस हो जाए एक बार, आइए शुरू करते हैं। आइए, मनोविज्ञानी गुडेनफ के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष की आयु में ही हो जाता है? 1/4 भाग, 1/3 भाग, 1/2 भाग या 3/4 भाग? दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यस, और हम सभी जानते हैं गाइस सही उत्तर क्या है। दोस्तों यह एक कोटेशन है शैशवावस्था का। किसका कोटेशन है? शैशवावस्था का। किसका कोटेशन है? शैशवावस्था का। और गाइस फ्लोरेंस गुडेनफ ने क्या कहा है? गुडेनफ ने कहा है कि मानव शिशु के संपूर्ण जीवन के मानसिक विकास का आधार सिर्फ शैशवावस्था के 3 वर्षों में हो जाता है। गाइस किसने कहा है? गुडेनफ ने क्या कहा है कि मानव शिशु के संपूर्ण मानसिक विकास का आधार, दोस्तों इसीलिए कहते हैं ना, यह मस्तिष्क और अधिगम शरीर के लिए बड़ी ग्रहणशील अवस्था होती है। तो संपूर्ण मानसिक विकास का आधार सिर्फ शैशवावस्था के 3 वर्षों में हो जाता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 1/2। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है 1/2। आइए एक बार देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14। किस विधि ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया? गाइज एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन दोस्तों। किस विधि ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया? अंतःदर्शन विधि ने, बहिर्दर्शन विधि ने, प्रयोगात्मक विधि ने या प्रश्नावली विधि ने? गाइज आइए शुरू करते हैं। यस आई इसको ओके। तो किस विधि ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया? अंतःदर्शन विधि ने। दोस्तों आइए एक बार जानते हैं क्या है ये विधियां, थोड़ा सा समझेंगे, पर एक बार मैं चाहूंगा आप जरूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, कहते हैं ना इसमें कुछ बड़े बड़े लोगों का हाथ रहा। पहले तो जान ले दोस्तों कौन किस विधि का प्रतिपादक है, आप उत्तर देते रहेंगे। इस विधि के प्रतिपादक हैं वुंच। बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक हैं दोस्तों वॉटसन। प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक फिर से हैं कौन? वुंट। और प्रश्नावली विधि के जनक कौन है गाइज? वुडवर्थ। फिलहाल ये प्रतिपादकों के नाम है। अभी हमने गाइज उत्तर नहीं लिया है, आप चाहेंगे तो इसको अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। क्या किस विधि ने मनोविज्ञान, तो दोस्तों आपको बता दें वुंट है अंतःदर्शन विधि के, क्योंकि उनका पासवर्ड क्या है दोस्तों? वुंट ने किसका अध्ययन किया? चेतना का। अब आप मेरे हाथ में यह मार्कर देख रहे हैं, पर आप मेरी चेतना नहीं देख रहे हैं दोस्तों। चेतना को देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है। प्लस आदमी अपनी चेतना के बारे में खुद बता सकता है, कोई दूसरा थोड़ी भाई आपकी चेतना में क्या चल रहा है मुझे क्या पता है। तो स्वयं अपने बारे में बताना कैसे? अंतःदर्शन द्वारा, महसूस करने द्वारा। अर्थात दोस्तों यहाँ पे विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं है। पर इसके जनक कौन है? वुंट है गाइस। आइए देखते हैं बहिर्दर्शन विधि। तो हमारे वॉटसन साहब ने क्या कहा कि बंद करो यह चेतना का घटिया गेम। उन्होंने कहा जब चेतना दिखाई नहीं देती तो आपको चेतना का अध्ययन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज से बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, और बाहरी व्यवहार पर जोर देने के कारण वॉटसन की विधि को क्या कहा गया? बहिर्दर्शन विधि। अर्थात ये भी हमारा उत्तर नहीं गाइज। प्रश्नावली विधि दोस्तों बिल्कुल नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों प्रयोगात्मक, क्योंकि पहली प्रयोगशाला किसने खोली? वुंट ने। और चेतना का पहला साइंटिफिक अध्ययन करने की कोशिश की, नहीं पता है कितना पर कोशिश की। इसलिए दोस्तों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तथा प्रयोगात्मक विधि ने दोस्तों वॉटसन ने, कुछ हद तक थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने, कई लोगों ने दोस्तों प्रयोग किया।
और इन लोगों ने वास्तव में एनिमल इंटेलिजेंस, अभी पीछे आपने देखा था थॉर्नडाइक का, ये जो मनोवैज्ञानिकों ने दोस्तों जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए या प्रयोग किया अधिगम इत्यादि के लिए, उसी ने इसे क्या बनाया, विज्ञान का दर्जा दिया। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 15। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी कई जगहों पे दोस्तों लिखवाया है, और मैं चाहूंगा मेरे बच्चों की आप जरूर बताएंगे द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है दोस्तों? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है विलियम जेम्स की, गिलफोर्ड की, मैकडूगल की, गैरेट की। आइए एक बार देखते हैं गाइस। यस, ओके। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? मेरे बच्चों मुझे यकीन है कि आप इसे बताएंगे, क्योंकि मैंने इसे क्लास में लिखवाया हुआ है, मैंने खुद इसे क्लास में लिखवाया है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर मुझे बताएंगे। तो आई एम गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होगी। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? विलियम जेम्स ने, गिलफोर्ड ने, मैकडूगल ने, गैरेट ने। आइए दोस्तों एक बार देखते हैं। यस गाइस, चलिए एक बार शुरू करते हैं। विलियम जेम्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और उस पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसे मनोविज्ञान को पहली पुस्तक होने का भी गौरव प्राप्त है। तो आइए एक बार देखते हैं दोस्तों, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और गाइस विलियम मैकडूगल, जो कि जनक है किसके? उद्देश्यवाद के। किसके? उद्देश्य। देखेंगे दोस्तों बहुत ही मजा आएगा। उद्देश्यवाद, जिसका एक नाम और है गाइस, हॉर्मिकवाद। क्या? हॉर्मिकवाद। हाँ, हॉर्मिकवाद। उन्होंने दोस्तों एक उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, उनकी मैकडूगल की कुछ पुस्तकों के नाम लिखेंगे दोस्तों, जैसे मैकडूगल की कुछ मजेदार पुस्तकों के नाम है। आइए दोस्तों, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। दोस्तों उनकी एक और पुस्तक का बड़ा अच्छा नाम है मनोविज्ञान की रूपरेखा। जैसा आप देख सकते हैं, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, यह हॉर्मिकवाद। उद्देश्यवाद क्या है? उन्होंने कहा मानव के हर व्यवहार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई व्यवहार नहीं करेगा। और यूनानी भाषा में उद्देश्य को क्या बोलते हैं? हॉर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्मिक बोलते हैं। इसलिए दोस्तों इसे हॉर्मिकवाद भी कहा जाता है। और यह उनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी एंड आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं किसकी? विलियम मैकडूगल की। और दोस्तों आप जानते हैं उन्होंने दिया है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है? बेसिकली हम मैकडूगल को जानते हैं अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के काहे के लिए, सिद्धांत के लिए। तो आइए दोस्तों एक बार देखते हैं। यस, राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? यस, ओके, राइट आंसर सी पे चेन्नई। दोस्तों आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है गाइज? आइए देखते हैं। आइए, दो बार हो गया दोस्तों। आइए, उत्तर बाल्यावस्था। देखिए गाइज, यहां पे आपको ध्यान रखना है, बहुत मजा आएगा। उत्तर बाल्यावस्था को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, एक पूर्व गैंग आयु, प्लास्टिक आयु, गैंग आयु, समस्या आयु। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यस, राइट, यस। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहते हैं गाइस? तो पहले तो जान ले गाइस, मैंने अभी आपको 2 दिन पहले बताया था, ज्यादातर विभाजन किसके आते हैं? ज्यादातर विभाजन आते हैं हरलॉक के। और दोस्तों आप जानते हैं हरलॉक ने उत्तर बाल्यावस्था को माना है 6 से 11 या 12, अर्थात हमारी नॉर्मल कौन सी अवस्था है? ये गाइस कभी कभी आपको इनडायरेक्ट काउंट भी करना कर सकता है। और हम सभी जानते हैं दोस्तों, मैंने अभी आपको 2 दिन पहले बाल्यावस्था के कुछ नाम बताए थे, जिसमें एक नाम क्या था? गैंग एज, प्लास्टिक आयु, समस्या आयु। दोस्तों किशोरावस्था, प्लास्टिक आयु शैशवावस्था, पूर्व गैंग एज, पूर्व गैंग एज के पहले की एज अर्थात शैशवावस्था। तो दोस्तों बच्चों की टोली का उम्र,
समूह का उम्र, गैंग एज कहा जाता है किसको, इसे कहा जाता है बाल्यावस्था को, क्योंकि दोस्तों हमारी बाल्यावस्था हरलॉक की उत्तर बाल्यावस्था से मैच करती है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी गैंग एज। एक बार यस करें, हाँ सर हम आपकी बात को समझ रहे हैं, मुझे दोस्तों एक बार कंफर्मेशन चाहिए, यस करें, हाँ सर हम समझ रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। यस, आइए शुरू करते हैं। यस, इसको उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा गया है, तो उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा गया है, गैंग एज कहा गया है दोस्तों, क्योंकि यह मैच करेगी हमारी किससे, बाल्यावस्था से। आइए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का कौन सा लक्षण नहीं है। बहुत ही बढ़िया लगेगा। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का कौन सा लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए बहिर्मुखता, बी मित्र चयन, सी यौन विभेद गुण, डी विद्रोह की भावना। आइए देखते हैं, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का कौन सा लक्षण नहीं है। बहिर्मुखता नहीं है, मित्र चयन। दोस्तों बहुत ही गाइज होता क्या है, देखिए समझे गाइज, मैं चाहता हूं कि आप इसे दिमाग में डाल लें। कैसी, आई मीन यू हैव टू इमेजिन, आपको कल्पना करना पड़ेगा दोस्तों। जरा एक बार हल्का सा देखें, शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे बहिर्मुखता, अब शैशवावस्था में गाइज आपने बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने दिया, अब वो घर से बाहर गया है तो क्या कर रहा है, वो देख रहा है, अरे यार अच्छा यहाँ पे पूरी सब्जी मिलने का, ठीक ठीक ठीक, यहाँ झूला है, अरे यार पापा ने हमको क्या दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। अब दोस्तों बाहर की दुनिया की चीजें उसे आकर्षित करती हैं, वो ज्यादातर टाइम अपनी मम्मी से, मम्मी जाऊं खेलने जाऊं, तो वो ज्यादातर बहिर्मुखी होना चाहता है। अगला मित्र चयन गाइज, हरलॉक ने कहा है कि बाल्यावस्था में मित्र चयन की घटना अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्यों, तो दोस्तों अपनी इच्छा से। अभी तक मित्र कौन बनाता था, मैंने कई लेक्चर्स में बोला है दोस्तों, शैशवावस्था में हमारा मित्र कौन होता था, माता जी की सहेली का बेटा। क्यों दोस्तों, अगर माता जी का बगल वाली से झगड़ा हो गया तो हमारी मित्रता भी उसी दिन क्या हो गई, खत्म हो गई। इसलिए गाइज उन्होंने क्या कहा हरलॉक ने, कि पहली बार अब बाल्यावस्था में स्कूल गया है, अपने बगल वाले से दोस्ती गांठा है। इस बार मम्मी ने फ्रेंड नहीं बनाया है, या अपनी पसंद से अपने सहपाठी को पेन ओन उधार देकर, कुछ कॉपी ओपी उधार देकर आपसी लेन देन। इसलिए दोस्तों एक प्रकार से सामाजिकता की एक बहुत बड़ी रीढ़ है मित्र का चयन किसमें, बाल्यावस्था में। दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए हमारे उत्तर नहीं गाइस। अगला यौन विभेद गुण, दोस्तों समलिंगी समूह बनते हैं। कैसे, समलिंगी समूह क्या है दोस्तों, इसे बोलते हैं सखी भाव सखा भाव। क्या बोलते हैं, सखी भाव और सखा भाव। मतलब दोस्तों क्या होता है, ध्यान सुनेंगे, कि बच्चे को क्या लगता है, उसको लगता है नहीं यार लड़की है, लिंगात्मक अंतर साफ हो जाता है। आप जानते हैं लड़कियों के अलग अलग ग्रुप बनते हैं, लड़कियों और लड़कों के। इधर दो बच्चे लोग अपना खेल कूद में, लड़कियां गुड्डे गुड़िया में बिजी हो जाती हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है कि हाँ पूरी तरह से समलिंगी समूह, इसका नाम क्या है, समलिंगी समूह, सखी भाव। भैया उनकी एक हेड होती है जो सखी होती है, बच्चों का भी हेड होता है, सखा होता है, दोस्त मित्र, ले तू मेरा दोस्त है एंड ऑल दैट। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी पे चेन्नई। दोस्तों आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति, बड़ा मजेदार है दोस्तों, एक बार देखेंगे। आइए, एक व्यक्ति जो कर्ज अदायगी को लेकर तनावग्रस्त है, वह अपने आप को दिवालिया घोषित करके अपनी तनाव मुक्ति का रास्ता खोजता है। यह व्यवहार क्या है, आक्रामक है, विस्थापन है, पलायनवादी है, या उपर्युक्त सभी है। जाइए एक बार देखते हैं एक व्यक्ति क्या कह रहा है, जो कर्ज अदायगी को लेकर, मतलब एक बंदा जिसने कुछ उधार लिया है, कर्जा लिया है, अब दोस्तों कर्जा उसको पे नहीं कर पा रहा है। ध्यान सुनिए, बड़ा मजा आएगा इस। अब वो क्या कर रहा है गंदा, कि वो कह रहा है कि भैया हम कर्जा नहीं, हम तो दिवालिया हो गए हैं। जानते हैं दोस्तों, जो आदमी बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया आ जाता है, उससे वसूली की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो ऐसा बंदा क्या है, आक्रामक है, विस्थापन है, पलायनवादी है, उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं। यस गाइस, एक बात तो पक्का है कि ये बंदा नहीं है क्या, ये बंदा नहीं है क्या आक्रामक। आक्रामक होता तो जाता मारता पीटता पैसे देने वाले को, या फटाक से पहुंचता ये लो पैसा। तो ये नहीं है क्या आक्रामक। विस्थापन क्या है दोस्तों, एक जगह की भड़ास दूसरे जगह निकालना। क्या, स्कूल में टीचर ने खूब डांटा है, स्वयं एकदम टीचर को तो डांट नहीं सकते दोस्तों, घर आकर छोटे भाई को खूब डांट रहे, बदतमीज बेवकूफ,
तो अपन क्या कर रहे हैं, एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह निकाल रहे हैं, या डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होता है, ये भी हमारा उत्तर नहीं है। पलायनवादी इज द राइट आंसर दोस्तों। ये क्या कर रहा है कि पैसा नहीं देना चाहता, इसलिए भागना चाहता है इस मुद्दे से, ये पलायनवाद है, एस्केप कहलाता है। राइट आंसर क्या है, सी फॉर चेन्नई दोस्तों। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। एक बालक को आ गया दोस्तों, बड़ा मजा आ गया। एक क्वेश्चन और आ गया। एक बालक को अपने माता पिता से अच्छी तरह से डांट पड़ी है, वह अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए बगीचे के फूलों को तोड़ फोड़ करता है। यह क्या है, मार्गांतरीकरण, विस्थापन, दीवा स्वप्न, आक्रामकता। मजेदार दोस्तों क्वेश्चन है, मुझे यकीन है इस सीजन में आपको लगातार मजा आ रहा है। जिस बालक को अपने माता पिता से अच्छी तरह डांट या मार पड़ी है, अब पापा से तो भाई कुछ बोल नहीं सकता वरना पापा फिर तोड़ेंगे, जा करके अकेले में एक बगीचे के फूलों को उठा उठा के गुस्सा अपना निकाल रहा है। दोस्तों यह क्या कर रहा है, मार्गांतरीकरण कर रहा है, विस्थापन, दीवा स्वप्न, आक्रामकता। ये देखते हैं इसको दोस्तों। अभी अभी मैंने आपको जो बताया एग्जैक्ट वही इसका उत्तर है। क्या वो समझ गया है बच्चा क्या कि भाई मतलब पापा को कुछ नहीं बोल सकता तो गुस्से में आता है, बगीचे में वस्तु है, फूल तोड़ के यूं फेंकता है, ऐसे फेंकता है। यह क्या है, विस्थापन। क्या है, एक जगह की भड़ास, एक जगह की भड़ास दूसरी जगह निकालना, दूसरी जगह निकालना। तो डांट पड़ी है पापा से, उधर से भड़ास मिली है, अब ये फूलों पर निकाल रहा है। सो द राइट आंसर इज गोइंग बी फॉर बॉम्बे। इसको अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। आज के क्वेश्चन दोस्तों बड़े मजेदार है। एक व्यक्ति अपनी सपनों की दुनिया में क्रिकेट का सितारा बनकर चौके छक्के लगाता है। यह कौन सी युक्ति है, प्रतिक्रियाकरण, औचित्यकरण, दीवा स्वप्न, उदात्तीकरण। दोस्तों मतलब यूँ समझिए कि ये बंदा शायद सिलेक्शन के लिए गया था क्रिकेट में, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसको निकाल दिया गया। अब दोस्तों ये कल्पना में दिख रहा है कि लोग तालियां बजा रहे हैं, मैंने 20 गेंदों पे शतक मार दिया है, लोग मेरे लिए वाह भाई वाह, क्या तुमने क्या खेला भाई। यह दोस्तों क्या है, प्रतिक्रियाकरण, औचित्य स्थापन, दीवा स्वप्न या उदात्तीकरण। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यस, देखते हैं। एक व्यक्ति सपनों की दुनिया में क्रिकेट का सितारा बनकर चौके छक्के लगाता है, वह प्रशंसा लूटता है। यह क्या है, सिंपल सी बात है, इसमें दोस्तों 1 मिनट भी सोचने की जरूरत नहीं है। यह खुली आंखों से, वास्तव में आप नहीं बन पाए हैं क्रिकेटर, यह खुली आंखों से सपना देखना है, दीवा स्वप्न। इट्स कॉल्ड डे ड्रीमिंग, कॉल्ड डे ड्रीमिंग। कहते हैं दोस्तों दिन दहाड़े सोती आंखों से नहीं, जगती आंखों से सपना देखना, इसे क्या बोलते हैं, डे ड्रीमिंग। दीवा स्वप्न इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 21। एक बालक ये देखते हैं। एक बालक किसी अध्यापक तथा विद्यालय के वातावरण को लेकर कुछ कटु स्मृतियां या तीखे अनुभव रखता है तथा विद्यालय का नाम तक भूल जाता है। यह समायोजन की कौन सी युक्ति है दोस्तों, दमन, प्रतिगमन, विस्थापन, आक्रामकता। आज मैंने आपको क्या बोला था, तो मैंने सारे क्लासेस को पढ़ाया है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे सही उत्तर देंगे। मैंने क्या बोला था, जहां हम पिट के आए हैं दोस्तों, इसे फ्रायड की विस्मृति का लिखवाया हुआ है। इसके फ्रायड की विस्मृति का कौन सा सिद्धांत है गाइस, दमन का सिद्धांत। दमन तो बड़ा जी, एबिंगहॉस ने क्या कहा, तो पूरा फ्रायड को ऐसे ही मनोविज्ञान का दादाजी नहीं कहते गाइस। पहला सिद्धांत एबिंगहॉस की ओर से आया, आपको पढ़ाया गया। उसने कहा लोग इसलिए भूलते हैं, वो अभ्यास नहीं करते। जैसे पवन सर हमें गणित पढ़ा रहे हैं दोस्तों, अब हम गणित पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करना छोड़ दिए, हम गणित भूल गए। तो एबिंगहॉस भी अपनी जगह सही गाइस, पर फ्रायड ने तो सबको चौंका ही दिया। उसने कहा भैया सुनो, लोग अभ्यास की कमी से भूलने का कारण नहीं है, बल्कि जहां अपन पिट के आए हैं, जहां अपन बेइज्जत होके आए हैं, जहां लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, हमारी खिल्ली उड़ाई है, हम उसे याद नहीं करना चाहते। वो हमको टीस देता है, हमको पेन देता है।
इसलिए पूरी ताकत लगाकर, दमन क्या होता है? दमन है दोस्तों ताकत, बल का इस्तेमाल करना। इसलिए पूरी ताकत लगाकर हम उस याद को अपने दिमाग से मिटा देना चाहते हैं। और दोस्तों ये जानबूझकर भूलना, जैसे उसमें उन्होंने क्या कहा, अभ्यास की कमी से भूलना, ये कह रहा है जानबूझकर भूलना। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी दमन। दोस्तों सही उत्तर क्या है? दमन द्वारा भूलना। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक मनुष्य व्यापार में असफल हो जाने पर अपने घर के बच्चों के व्यापार खिलौनों से खेल करके समायोजन करता है, यह क्या करता है? बहुत दमदार दोस्तों, मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन लिखवाए दोस्तों, सारे पॉइंट्स लिखवाए। क्या कि एक आदमी दोस्तों व्यापार किया था, काहे का? खिलौने का या किसी का व्यापार किया था। अब दोस्तों उस व्यापार में वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, तो क्या कर रहा है देखिए, अब वह अपने घर पर बच्चों के व्यापार खिलौनों से खेल करके समायोजन करता है। दोस्तों घर पे बच्चों के बीच खिलौना, दोस्तों खिलौने का व्यापार करता है। ये लो मुझे 500 रुपए दो, वो मुझे 400 रुपए दो। तुम्हारी यार क्या बिजनेस किया, क्या बताओ, असली जिंदगी में फ्लॉप हो चुका है। बच्चों, छोटे बच्चों के साथ व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। बेटा ठीक है, मैंने तुमको 100 रुपए दिया, अब तुम मुझे 1 लाख रुपए दोगे। दोस्तों यह क्या कर रहे हो? मैंने आपको बोला था उम्र के विपरीत व्यवहार। मैं क्या बोला था? एक आदमी 60 साल का तुतली आवाज में बात करे, अले भाई कहाँ थे? दोस्तों 60 साल के आदमी को ये शोभा नहीं देता है, उम्र के विपरीत व्यवहार है। 65-70 साल का आदमी गया है कंचा खेलने और एक कंचा हार गया, रो रहा है, अरे यार मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं एक कंचा हार गया। यह उम्र के विपरीत व्यवहार है। इसे क्या बोलते हैं? रिग्रेशन। इट्स कॉल्ड प्रतिगमन। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिगमन, रिग्रेशन। उम्र के, मैंने क्या बोला था, मोटी मोटे आंसू बहा के एकदम बच्चों की तरह रोने लगना, तुतला के बातें करना, कंचे खेलने लगना, यह दोस्तों प्रतिगमन कहलाता है। दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। एक बार देखते हैं, बी इज द राइट आंसर। अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षा की गारंटी योजना, ध्यान से सुनेंगे। शिक्षा की गारंटी योजना 29 मार्च 2011 को नोडल एजेंसी के रूप में किसे दिया गया है? ऑप्शन ए डीपीईपी को, बालिका शिक्षा को, कस्तूरबा शिक्षा को, या सर्व शिक्षा अभियान को। दोस्तों आइए गाइज एक बार देखते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेट्स गो। यस, देखते हैं दोस्तों, शिक्षा का गारंटी अधिनियम। शिक्षा का गारंटी दोस्तों मतलब अधिकार अधिनियम 2009 अब किसके अंतर्गत चलाया जा रहा है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत, बालिका शिक्षा के अंतर्गत, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत, या फिर सर्व शिक्षा अभियान। तो गाइस जैसा आप जानते हैं कि अब भारत में चलाई जा रही ज्यादातर शैक्षिक योजनाएं दोस्तों चलाई जाती है किसके द्वारा? सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। So the right answer is going to be guys D for Denmark। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है D for Denmark and this is going to be question number what? 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद में जोड़ करके इसे बनाया गया है मूल अधिकार? पहला अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत। आइए अच्छा लगेगा दोस्तों, एक बार चलेंगे, शुरू करते हैं। यस गो। ओके, तो 6 से 14 आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मूल अधिकार बनाया गया। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भैया किसी को मूल अधिकार तभी तो बना पाओगे जब उसे मूल अधिकारों वाले ग्रुप में रखोगे संविधान के। दोस्तों आप सभी जानते हैं आरटी 2009, फिर से देखेंगे आरटी 2009, जिसे 1 अप्रैल देखेंगे 1 अप्रैल 2010 में दोस्तों उस समय के जम्मू कश्मीर, दोस्तों अब तो वहां भी लागू है पर जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता था अपन नहीं लेते दोस्तों, उस समय के तत्कालीन, जैसे बोल रहा ना कि उस समय के दोस्तों आप जानते धारा 370 थी, उस समय के तत्कालीन जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुई।
और इसे दोस्तों इसे हुआ कि भाई आप इससे क्या होगा कि भाई कोई पाएगा कोई नहीं पाएगा, तो उन्होंने कहा इसे मूल अधिकार बना दिया जाए शिक्षा पाने का। कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को दी जाएगी, इसे मूल अधिकार बना दिया जाए ताकि कोई आदमी हक से शिक्षा का अधिकार मांग सके। और यह दोस्तों ऐसा करने के लिए इसे अनुच्छेद 21, ध्यान से सुनेंगे, अनुच्छेद 21 में खंड क, क्या आप इसे खंड क या खंड ए कह सकते हो, या तो आप इसे एक कह सकते हो, अनुच्छेद 21 के पहले खंड में। और दोस्तों इसलिए इसका सही उत्तर आप समझ गए होंगे। सही उत्तर क्या है गाइस? द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों निश्चित ही आपको मजा आया होगा। दोस्तों दिस वॉच ऑल फॉर टुडे। आज के लिए दोस्तों यह काफी होगा। आइए एक बार बताएं दोस्तों, आइए इसको बताएंगे मुझे कैसा लगा। यस ये दोस्तों कैसा रहा आज के लिए? दोस्तों मैं आपके फीडबैक लेना चाहूंगा। हाउ वाज द क्लास? कैसी रही क्लास गाइज? यस बहुत दोस्तों अच्छा लगा। गाइज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम मैटर उपलब्ध कराया जाए और आपके लिए दोस्तों पूरी ताकत लगाई जाएगी। दोस्तों पूरी ताकत, मैंने पहले बोला था, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा गाइज कि मैं आपके लिए पूरी ताकत लगा दूं। बहुत बढ़िया दोस्तों। यस दिल बाग बाग हो गया। थैंक यू। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यस यस बहुत बढ़िया लगा दोस्तों। यस प्रदीप यादव सर क्वेश्चन इंग्लिश में भी चाहिए। चलिए दोस्तों अगर देखें यार, बहुत बार ट्राई किए यार, थोड़ा यहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश में इंग्लिश का रिएक्शन थोड़ा बहुत निगेटिव रहा है गाइज। कोशिश करता हूँ दोस्तों एक आध बार। चलिए आप कह रहे हैं तो एक बार कोशिश कर सकता हूँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम गाइज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल चलिए चलेंगे, ध्यान से आराम से पढ़िए दोस्तों, मस्त रहिए। मुझे यकीन है गाइज कि हम लोग कमाल करेंगे इस सेशन में और वी विल ट्राई आवर बेस्ट गाइज, अपना बेहतरीन प्रयास करेंगे और एक कोशिश होगी कि हमसे बेहतर कोई ना करे इस सेशन में। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। या दोस्तों सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग होगी। और दोस्तों पूरी दुनिया में कंपटीशन चलता है चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के। दोस्तों एग्जाम के दिन नहीं देखा जाएगा, आप दया इत्यादि का परिचय नहीं देते, आप पूरी बेदर्दी से एग्जाम देते हैं ताकि आप टॉप कर सकें। तो बने रहिए, लगे रहिए दोस्तों चंद्रा इंस्टीट्यूट के साथ। और दोस्तों कोशिश की जाएगी कि आपका यह प्रयास खराब न जाएगा और हम आपकी सफलता का अगर 10% भी सिरे, दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं 1% में भी मैं खुश हूं। बस आपका दोस्तों काम बने, आपको किसी भी प्रकार से एनी हाउ हुक्स या क्रुक्स सफलता मिले दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगे रहिए दोस्तों, कीप ऑन वॉचिंग चंद्रा इंस्टीट्यूट, देखते रहिए। कल इसी समय पे मैं आरपी